अस्सलामुअलैकुम। आइए सुनते हैं आज किसी की जिंदगी पर बीती जाने वाली एक नाकाबिले यकीन कहानी। मेरी खाला की देवरानी थोड़े दिन पहले अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। खाला अपनी देवरानी से मिलने उनके घर जा रही थी तो मैं भी उनके साथ उनकी देवरानी के घर गई। खाला की देवरानी की बेटी माहा मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और हमने साथ स्कूल पढ़ा था। माहा मुझे देखकर काफी खुश हुई और बहुत गर्मजोशी से मिली। माहा मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। हम बहुत देर तक अपना स्कूल का जमाना याद करते रहे। पुरानी शरारतों को याद करके खूब हंसते रहे। बातों बातों में माहा के पुराने घर का जिक्र निकला तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, पिछले 20 साल से तुम लोग उस घर में रिहाइश पजीर थे और बकौल तुम लोगों के हम लोग अपना ये घर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम लोगों ने आनन फानन अपना वो घर छोड़ दिया? मेरी इस बात पर माहा थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल चुप हो गई। जब मैंने बहुत इसरार किया तो आखिर उसे अपना घर छोड़ने की वजह बताते ही बन पड़ी। तो आइए ये वजह सुनते हैं माहा ही की जुबानी। 18 फ्लैट्स पर मबनी ये 38 साल पुरानी इमारत, जिसमें छोटे छोटे फ्लैट्स आमने सामने बने हुए थे। हम पिछले 20 साल से उस इमारत में रिहाइश पजीर थे। हमारा घर तीसरी मंजिल पर था। हमारे सामने फ्लैट्स में मेरी खाला रहती थी। उस इमारत में जो सामने की तरफ फ्लैट थे उनके कमरों की खिड़कियां गंदी गली में खुलती थीं। वो गली गंदी गली के नाम से इसलिए मशहूर थी क्योंकि वहां हर वक्त कचरा वगैरह पड़ा रहता था, कूड़ों का ढेर था, बड़े बड़े बरगद के दरख्त थे। वो गली अजीब सुनसान और वीरान थी, इसीलिए लोगों ने उसका नाम गंदी गली रख दिया था। मेरी खाला के घर में शुरू से एक अजीब सी खामोशी महसूस होती थी। बहुत से घर के अफराद होने के बावजूद भी एक पुरअसरारियत थी। हम तमाम बिल्डिंग वालों में आपस में बहुत मोहब्बत थी। एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होना। शाम को औरतें अपने काम से फारिग होकर छत पर आ जाती थीं और हम बच्चे खेल कूद में लग जाते। यूं ही हंसते खेलते हम कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। कुछ दिनों से बिल्डिंग में चैमगोइयां हो रही थी, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। हमारी नीचे फ्लैट वाली आंटी, जिनका बेटा 16-17 साल का था, वो क्रिकेट का दीवाना था। हमारी गली में ही बिल्डिंग के लड़के अक्सर नाइट मैच रखते थे। मेरा भाई खेलने नहीं गया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। मेरी शादीशुदा बहनें रहने आई थीं तो हम मिलकर बातें कर रहे थे कि एकदम हमें आंटी की चीखों की आवाज आई, जिस पर हम सब घबरा गए। मेरा छोटा भाई नीचे देखने गया तो पता चला कि वो लड़का अपने घर के आगे बेहोश पड़ा हुआ है। आंटी ने बताया कि 4 बजे जब उनका बेटा घर नहीं आया तो अंकल ने सोचा कि उसको ढूंढने के लिए नीचे गली जाकर देखता हूँ। जैसे ही अंकल ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो अपने बेटे को सामने बेहोश पाया। होश में आने के बाद वो काफी खौफजदा था। दूसरे दिन मेरी अम्मी और खाला दोनों आंटी के यहाँ गए तो उन्होंने बताया कि रात जब मेरा बेटा मैच खेलकर ऊपर आया, अपने घर के बाहर पहुंचकर उसकी नजर इत्तफाकन ऊपर जाती सीढ़ियों पर पड़ी। उसने देखा कि एक सफेद लिबास में औरत खड़ी है। उसकी कमर मेरी बेटे की जानिब थी। औरत के लंबे सफेद बाल जमीन को छू रहे थे। उसने जब मेरे बेटे की तरफ मुड़कर देखा तो उसका पूरा चेहरा सफेद था, आंखें भी बिल्कुल सफेद, जिनकी पुतलियां गायब थीं। उस औरत को देखकर मेरा बेटा खौफ से बेहोश हो गया। अब अम्मी और खाला काफी खौफजदा हो गई थी। एक शाम खाला हमारे घर बैठी हुई थी। चाय के दौरान अम्मी ने खाला की बाबत दरियाफ्त किया क्योंकि हम नोट कर रहे थे कि खाला कुछ दिनों से बहुत चुप चुप है। अम्मी के पूछने पर वो बताने लगी कि रात में सो रही थी कि आधी रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई कमरे में गहरे गहरे सांस ले रहा है, जबकि कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने उसको अपना वहम करार दिया, मगर अब सांस की आवाज तेज हो गई। फिर मुझे अपने तकिए पर दबाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई सर रखकर लेटा हो, और अब सांस की आवाज साफ मुझे अपने कानों में आ रही थी। खौफ से मेरा दम खुश्क हो गया। मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर साकित पड़ी रही। खौफ के मारे मैं करवट तक नहीं ले रही थी। फिर मुझे गरम गरम सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चीज है जो मुझे उठकर देख रही है। मैंने अपनी आंखें खौफ के मारे बंद रखी। जैसे ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी, आहिस्ता आहिस्ता सांसों की आवाज खत्म हो गई। दूसरे तीसरे दिन सुकून रहा, मगर चौथी रात मुझे लगा कोई जोर जोर से बेड हिला रहा है।
फिर मुझे अपने बेड के नीचे आहट महसूस हुई। उसके बाद तेज तेज सांस लेने की आवाजें मुझे बेड के नीचे से आने लगी। मैं तो घबरा के कमरे से बाहर की तरफ दौड़ी और टीवी लाउंज में आ गई। घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के 3 बज रहे थे। अभी मैं अपने खौफ को कम कर रही थी कि अचानक लाउंज का पंखा तेज चलने लगा। मैं खौफजदा होकर पंखे को देखने लगी कि मेरे देखते ही देखते लाइटें जलना बुझना शुरू हो गई। मैं वहशत से घबराती कमरे में भागी। फजर तक यही तमाशा चलता रहा। आजान होते ही ये सिलसिला रुक गया। खाला की इस बात से हम सब खौफजदा हो गए। खाला ने एक बुजुर्ग को बुलाया तो उन्होंने खाला की खिड़की से नजर आने वाली गंदी गली की जानिब इशारा करके बताया कि इस गली में जो दरख्त है उस पर बहुत ताकतवर आसेब है। ये दरख्त एक चुड़ैल का मस्कन है जो जाने कब से यहाँ पर कब्जा की हुई है, और सामने जितने भी घर हैं जिनका रुख गंदी गली की तरफ है, अब उन घरों को ज्यादा खतरा है। पहले ये पुरस्कार मखलूक खामोश थी, मगर अब ये अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही है। अब अक्सर रात में बिल्डिंग के लोगों को वो औरत चढ़ती दिखाई देने लगती थी। खौफ हमारे दिलों में बैठ गया था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई वाकया हमारे घर वालों के साथ अभी तक पेश नहीं आया था। मगर एक डर तो था ना, जो किसी वक्त भी रोनमा हो सकता था। अब शाम होते ही सब अपने घरों में चले जाते थे। बिल्डिंग में पहले वाली रौनकें खत्म हो गई थी। एक रोज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं रूही आंटी के घर जाऊं। उनसे पिछले 1 हफ्ते से मैं नहीं मिली थी। वो मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहती थी। शाम के वक्त मैं और अम्मी आंटी के घर चले गए तो आंटी बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। आंखों के नीचे काफी हल्के दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ है आंटी, बीमार हैं आप? तो आंटी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, रात मेरे शोहर अपने दोस्त के बेटे की शादी में गए तो उस रात में घर में अकेली थी। दिल मेरा बहुत घबरा रहा था। मैं आकर कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई। मेरी निगाह जैसे ही गंदी गली वाले दरख्त पर पड़ी, मुझे ऐसे लगा जैसे वहां कोई चीज है। पहले मैंने अपना वहम समझा। जब मैं दरख्त को घूर के देखने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे दरख्त के बीचों बीच मैंने कोई औरत नुमा चेहरा देखा हो। मेरे दोबारा गौर करने पर वो चेहरा वहां मौजूद था, लेकिन वो औरत का होने के साथ साथ बेहद भयानक चेहरा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पुतलियों के बगैर आंखें मुझे घूर रही हैं। मैं खौफजदा होकर खिड़की बंद करके बेड पर आकर बैठ गई। अपना खौफ जाहिर करने के लिए मैं टीवी ऊंची आवाज में लगाकर बैठ गई थी। टीवी देखते देखते मुझे नींद के झोंके आने लगे तो मैंने सोचा टीवी बंद करके थोड़ी देर सो जाती हूँ। सोते हुए पता नहीं मुझे कितनी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे बेड पर कोई लेटा है। रात के 1 बजे का वक्त होगा। मैं समझ गई कि शायद मेरे शोहर वापस आ गए हैं और उन्होंने मुझे नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा। बेल बजाकर चाबी से गेट खोलकर अंदर आ गए होंगे। मैंने करवट बदली तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बराबर एक औरत लेटी हुई थी जिसके सफेद लंबे बाल उसके मुंह को ढांपे हुए थे। इससे पहले मैं चीख मारती, वो मेरे देखते ही देखते उड़ के जैसे खिड़की में चली गई और फिर वहां से जोरदार कहका लगाकर गायब हो गई। उसके बाद तो फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे शोहर को मैंने अपने सरहाने परेशान बैठे पाया। बस तब से ही मेरी ये हालत है। मैं तो खौफ में जिंदगी गुजार रही हूँ। बुखार है कि छूटने का नाम नहीं लेता, और अब हम ये घर बहुत जल्दी छोड़कर जा रहे हैं। आंटी की बात तो मेरे जहन पर सवार हो गई थी कि अब हम ज्यादा घर से भी नहीं निकलते थे। एक रात मेरी खाला का बेटा अपने दोस्त के घर गया हुआ था। रात आते आते उसे 2 बज गए। वो बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो वही औरत आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रही थी। मेरा कजन तो खौफ से वहीं दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसे जैसे कुछ याद आया और उसने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। वो औरत बहुत खामोशी से मेरे कजन के बराबर से होती हुई ऊपर छत की जानिब बढ़ गई। इस तरह के और भी वाकयात रोनुमा हुए, मगर अब हम लोग जल्द अज जल्द ये घर छोड़ना चाहते थे। हमने और खाला ने स्टेज एजेंट से बात की और थोड़ी तगोदो के बाद हमारे घर बिक गए। हम लोग बहुत खुश थे कि जिस खौफ में हमने ये वक्त गुजारा था वो हम लोग ही जानते थे। सामान भी दिन के दिन ही हम नए घर को पहुंचाते थे और कोशिश यही होती थी कि रात के लिए हमें कोई काम ना हो। फिर थोड़े ही दिन में हम अपने नए घर आ गए।
उस बिल्डिंग में जो हमारा घर था उसमें हमारी मासी जुलेखा हमारे पास काम करने आती थी। अब वो नए घर में भी आ रही थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से उसने छुट्टी की। वो अब भी उस बिल्डिंग में कई घरों में काम करती थी। 2 हफ्ते बाद जब वो आई तो उसका चेहरा काफी जर्द था। अम्मी ने पूछा क्या बात है, बीमार थी? कहने लगी बाजी क्या बताऊं, बिल्डिंग में किसी के घर में शादी थी तो मैं काम की ज्यादती और उस बाजी के इसरार पर उनके रात घर में ही रुक जाती थी, मगर फजर से पहले मैं घर के लिए निकल जाती थी। आपको तो पता है मेरे घर का रास्ता गंदी गली से ही गुजरता है। मैं तेज तेज चल रही थी एक दिन, क्योंकि मुझे गली में घुसते ही खौफ आने लगा था। अभी फजर की अजानें होने में वक्त था। सोचा पहले ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। अभी बाजी में दरख्त तक ही पहुंची थी कि मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज आई। मेरी नजर डरते डरते जो ही दरख्त पर पड़ी तो क्या देखती हूँ कि एक भयानक चेहरे वाली औरत, जिसकी आंखें सफेद थी, पुतलियां गायब थी, उल्टी दरख्त पर लटकी हुई थी और आंखें घुमा घुमा कर मुझे देख रही थी। बाजी उसके इस कदर खौफनाक कहकों की वजह से मैं तेज तेज भागी, गिरती पड़ती अपने घर पहुंची, ये मैं ही जानती हूँ। 2 हफ्ते तक बुखार में मैं फनकती रही हूँ। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोचा आज आपके घर में आकर गैर हाजिरी की वजह बता दूं। जुलेखा की इस बात पर मेरे और अम्मी के रोंगटे खड़े हो गए कि अगर खुदा ना करे कि ऐसी चीज मैं देख लेती तो ना जाने मेरी उस वक्त क्या हालत होती। अबू ने हमें मशवरा दिया कि इस काम वाली को तुम लोग काम से फारिग कर दो, कोई और काम वाली रख दो। क्या पता इस काम वाली पर भी उस चुड़ैल के असरात हों अभी भी। इसलिए हम लोगों ने अबू के सलाह मशवरे के बाद उस काम वाली को काम से निकाल दिया और अपने ही इलाके की काम वाली को अपने घर में रख लिया। तो इस तरह अपनी क्लास फेलो माहा की सारी बात सुनकर मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मैंने अपनी दोस्त माहा से कहा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया उस पुरानी बिल्डिंग वाले घर को छोड़ के, और फिर मैंने अपने आप से पक्का तहैया किया कि हमेशा अपने इर्द गिर्द कुरानी आयात का हिसार बांध कर रखूंगी। क्या पता कभी ऐसे ही नादीदा हादसे से 2 4 होना पड़े तो ये हिसार मेरी हिफाजत करेगा।